जब हमने SRA स्टार्ट किया था तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई टोल्ड यू वाज सर्टेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. आई टोल्ड यू कि ये जो एक्ट है रिपील किया था इसने 1877 के एक्ट को, और ये 9th लॉ कमीशन प्रेजेंट एक्ट 1863 का 1963 का प्रेजेंट एक्ट इज बेस्ड ऑन 9th लॉ कमीशन. लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स के अनुसार प्रेजेंट एक्ट को फ्रेम किया गया है. 2018 में मेजर अमेंडमेंट आए थे, एंड वो मेजर अमेंडमेंट क्या था संदीप? द मेजर वन, सबसे मेजर क्या था? परफॉर्मेंस को मैंडेटरी कर दिया गया था. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्क्रिशनरी ना करके मैंडेटरी कर दिया गया था. हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है तो आपके पास दो रेमेडीज होती हैं. पहला, या तो आप जाके डैमेजेस ले लो, दूसरा परफॉर्मेंस कर लो. यूजुअली पार्टीज क्या करती थी? डैमेजेस लेती थी. ठीक है, इस वजह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन जा रही थी, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज नीड फॉर दिस अमेंडमेंट, जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैंडेटरी कर दिया गया. अब एक चीज और है, ये एक रीसेंट डिसीजन आया है, इसलिए मैंने इस डिस्कशन को फिर से हाईलाइट भी किया है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम रिस्ट्रेंट पहले से ही है, पहले बता देगा कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में करना है, ठीक है, टाइम रिस्ट्रेंट पहले से ही है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे. उसमें आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करोगे इफ दैट टाइम हैज elapsed. फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्ट्रैक्ट वाज देयर दैट 6 महीने के अंदर अंदर आपको ऑयल सप्लाई करना है. 6 महीने में ऑयल सप्लाई नहीं हुआ, अब आप अदर पार्टी के बैठ जाओ. ठीक है, अब नाउ इन दैट केस द अदर पार्टी कैन नॉट गो टू द कोर्ट टू से दैट कि आप एग्जीक्यूट करो, क्योंकि वो टाइम बाउंड था. 6 months का उसमें क्या था? कंडीशन थी. ठीक है, दिस इज वन केस. इफ यू वांट टू नोट, आप लिख सकते हो इस केस का नाम कोली सत्यनारायण डेड वर्सेस डेड. पार्डन, फिर से बताऊं? कोली, KOLLI, कोली सत्यनारायण डेड वर्सेस VALWI ठीक है, केसवा KESAVA डेड. आप देख सकते हो सिविल केसेस कितने लंबे चलते हैं, दोनों पार्टीज मर चुकी हैं. जिनके बीच में केस चल रहे हैं वो दोनों पार्टीज मर चुकी हैं. इसकी ड्यूरेशन वो लेते हैं. क्लियर? तो ये चीज था. दूसरा, मुझे जो एडिशन आपको कराना था इसमें, कि आप में से मैंने आपको अपनी कुछ क्लासेस बता चुकी हूँ कि प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है. कोई चाहता है मैं रिपीट करूं? पता है क्या होता है प्रोस्पेक्टिव में? हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट. जैसे सक्सेशन एक्ट है, उसका 2005 का अमेंडमेंट आया था, वो बैक डेट था. ठीक है, ट्रिपल तलाक को जो बैन किया गया था, जो उसका एनफोर्समेंट डेट था वो बैक डेट था. तो उसका रीजन होता है बैक डेट क्यों करने के लिए. SRA प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है? प्रोस्पेक्टिव नहीं. कुछ कुछ जगहों पे ये हेल्ड हुआ था दैट इट इज रेट्रोस्पेक्टिव बीइंग द प्रोसीजर. जनरली क्या है, प्रोसीजरल लॉ है. ठीक है, इसलिए इसको रेट्रोस्पेक्टिव मान लिया गया था कि प्रोसीजर है, तो इसलिए पहले से हम इसको कर सकते हैं. बट नाउ हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे हाई कोर्ट, सम हाई कोर्ट्स वर सेइंग कि ये प्रोस्पेक्टिव है, सम हाई कोर्ट्स वर सेइंग कि रेट्रोस्पेक्टिव है. नाउ द कंट्रोवर्सी हैज एंड, एंड नाउ इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर. सो अगर कोई भी ऐसा आपका केस आता है जो कि किसी अग्रीमेंट पे बेस्ड है, जो कि 2018 के पहले से है, ठीक है, उस पे ये 18 वाला अमेंडमेंट विल नॉट अप्लाई, और कोर्ट कैन वेरी वेल गिव डैमेजेस. उसमें डैमेजेस देंगे आपको, वो देने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. राइट, उसके बाद वी स्टार्टेड इंजंक्शंस. ठीक है, वी स्टार्टेड इंजंक्शंस.
क्योंकि आज काफी सब न्यू है तो थोड़ा सा इंजंक्शंस में भी फिर से बात करते हैं। इंजंक्शंस क्या होता है? हाँ, तो इट इज अ जुडिशियल ऑर्डर। ये एक जुडिशियल ऑर्डर है टू डू सर्टेन थिंग और नॉट टू डू सर्टेन थिंग, दोनों। मैंने बताया था आपको जब आपने मेरे से डिस्टिंक्शन पूछा था, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही हो, सॉरी नेगेटिव ही हो कि आपको ये नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आप ऐसा ही बोल सकते हो कि कोर्ट कैन से यू हैव टू डू सर्टेन थिंग, राइट। जब मैंने आपको ट्विन टावर का एग्जांपल दिया था कि अगर ट्विन टावर में जो ब्लास्ट हुआ था, अगर कोर्ट बोलता कि आप एक हफ्ता और रुक जाओ, राइट, हमें अभी कोई चीज की एजुडिकेशन करनी है, तो वो क्या हो जाता है, वो भी इंजंक्शन है, बट नेगेटिव वे में रोकने के लिए बोला है, स्टे करने के लिए बोला है। अगर बोल दे कि नहीं उड़ा दो, बोला ही था उड़ा दो, तो वो क्या होगा, परमानेंट, इन द फॉर्म ऑफ परमानेंट। हो भी गया, मैंडेटरी भी हो गया, क्योंकि करने के लिए बोला गया। क्लियर? तो ये थोड़ा सा डिस्कशन इस पे करेंगे, क्योंकि आज हम इसको सीपीसी से लिंक करेंगे। एसआरए का पोर्शन वाज डन इन द लास्ट क्लास। सीपीसी में ऑर्डर 39 रिलेट्स टू टेम्परेरी इंजंक्शन और परमानेंट इज हमें कहां से मिलता है, एसआरए से। परमानेंट मतलब कि जो आपने एक चीज करी वो हमेशा के लिए, गार्बेज उठाना है आपको हमेशा, तो वो क्या हो गया, परमानेंट पॉजिटिव इंजंक्शन। एक बार गार्बेज उठाना है, टेम्परेरी और फॉर द शॉर्ट पीरियड, ठीक है, ऐसा हो गया। तो वो चीज है। अब ग्राउंड्स ना ऑलमोस्ट दोनों के सेम सेम है। इंजंक्शन कब मिलना है कब नहीं मिलना, मैंने ग्राउंड्स आपको डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, जो कि आज हम फिर से करेंगे। लैंडमार्क केस है इसका ये, गुजरात बॉटलिंग कंपनी वर्सेस कोका कोला लिमिटेड 1995। ये बहुत लैंडमार्क है, कभी भी इंजंक्शन के लिए आप जाओगे आपको इसको लिखना ही लिखना है, ठीक है, लिखना ही लिखना है इसको आपको। आपका जुडिशरी का एग्जाम है तो लिखना है, आप कोर्ट में अपेयर कर रहे हैं तो आपको इसको साइट करना ही है, क्योंकि आपको इंजंक्शन जो मिलता है कुछ ग्राउंड्स पे मिलता है। ऐसे थोड़ी यू गो टू द कोर्ट, आप इंजंक्शन वालो आपको मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग इज प्राइमा फेसाई केस, मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि देखने से केस, सिर्फ केस को देखने से ऐसा लगता है कि इंजंक्शन मिलना चाहिए। पहली चीज ये क्लियर है ना, इंजंक्शन क्या होता है, किसी को डाउट तो नहीं है। उसके बाद प्राइमा फेसाई केस, मतलब आपको देखने से लगना चाहिए कि हाँ इंजंक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ऐसा नहीं है आप दूसरी पार्टी को सुने बिना इंजंक्शन दे दो। अगर आप दूसरी पार्टी को सुने बिना इंजंक्शन दे दो तो वो क्या हो जाएगा, पार्डन, ठीक बोल रहे हो आप, बोलो बोलो, एक्स पार्टी बोला था ना आपने, ठीक है, एक्स पार्टे इंजंक्शन। तो दैट इज योर एक्स पार्टे इंजंक्शन, राइट। एंड लास्ट हमें यह देखना पड़ेगा कि इंजंक्शन देने से दूसरी पार्टी को इंजरी तो नहीं हो रही, ठीक है। अगर आप कोई इंजंक्शन दे रहे हो और दूसरी पार्टी को इंजरी हो रही हो उससे, आप नहीं दोगे, क्योंकि कोर्ट का काम सिर्फ एक पार्टी को सुनने का नहीं है। नेचुरल जस्टिस यहाँ पे भी आया, दैट कोर्ट हैज टू लिसन बोथ द पार्टीज, अपॉर्चुनिटी दोनों पार्टीज का हियरिंग की होगी, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यही पढ़ा था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, कि दोनों पार्टीज को हमें हियर करना है, तो यहाँ पे भी ये चीज होगा। किसी भी इंजंक्शन में आप जाओगे आपको ये तीन चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी कि मेरा प्राइमा फेसाई केस है कि मुझे इंजंक्शन मिलना चाहिए, बैलेंस रहेगा, किसी का राइट वायलेट नहीं होगा, तीसरा दूसरी पार्टी को इंजरी नहीं होगी, तो आपको इंजंक्शन मिल जाएगा। क्लियर? तो ऑर्डर 39 भी इस पर ही बेस्ड है। उसका हमारे पास रूल 1 की अगर हम बात करते हैं, 39 का रूल 1 में इंजंक्शन आपको तब मिलता है जब आपको ये लग रहा है प्लेंटिफ विल गो टू द कोर्ट, विल आस्क फॉर इंजंक्शन, और प्लेंटिफ को ये लग रहा है कि जो दूसरी पार्टी है वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देगी। डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी ही किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाता है तो कोई इशू नहीं रह जाएगा, कोई इशू रह नहीं जाएगा। इसलिए रूल 1 में व्हेन द प्रॉपर्टी इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ, द प्लेंटिफ विल गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर द इंजंक्शन। सेकेंडली, टू डिफ्रॉड, जो क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, या डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने पैसा ले रखा होता है, ठीक है, पैसा दे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी से कुछ पैसा पकड़ रखा है, आई गिव यू सम टाइम में, अब उसने दिया नहीं और वो लेके भाग गया, या उसने किसी की प्रॉपर्टी ले रखी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी उसने किसी और को बेच दी। प्लेंटिफ को जब पता लग जाएगा ये बात
ही विल गो टू द कोर्ट एंड आस्क कि आप उस पार्टी को बोलो, डिफेंडेंट को बोलो कि वो ऐसा एक्ट ना करे, ठीक है, या डिफेंडेंट ऐसा कर रहा हो या धमकी भी दे रहा हो ऐसा कि मैं ऐसा कर दूंगा, तब तक प्लेंटिफ विल गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर द इंजंक्शन। तो बट ग्राउंड्स तो यही रहेंगे, प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इरेपरेबल इंजरी, राइट। एंड रूल 2 टॉक्स अबाउट व्हेन देयर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर इंजरी। तो उन दो केसेस में रूल 2 में आप कब जाते हो, जब ब्रीच ऑफ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट को रोकने के लिए कि ब्रीच ना हो जाए, या कोई ब्रीच ऑफ इंजरी, यहां पे इंजरी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टॉर्शियस या कोई और, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ एनी इंजरी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अब आ गया है तो इंजरी विल नॉट मीन द कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे इंजरी विल बी टॉट या एनी अदर थिंग। और क्या हो सकता है, लाइक आपका आईपीआर में होता है, आईपीआर में आपको इंजंक्शंस बहुत मिलते हैं, आईपीआर में यू गो फॉर द परमानेंट इंजंक्शंस, टेम्परेरी इंजंक्शंस एंड पास ओवर, ठीक है, ठीक है। एक होता है आपका इंटरलोकेटरी मैंडेटरी इंजंक्शन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सी फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेके जाती हूँ कि देयर इज स्टारबक्स, ठीक है, एवरीबॉडी नो कि स्टारबक्स एक कॉफी का वो है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल स्टारबक्स के आप जब एंटर करोगे या आप डोमिनोज एंटर करोगे, तो डोमिनोज का एग्जाम्पल लेते हैं, आप डोमिनोज एंटर करोगे तो आपको एक अलग सी स्मेल आती है एंटर करते हैं, उनके अपने ही प्रोडक्ट्स की अपनी स्मेल होती है, ठीक है, तो वो भी उस चीज का भी आप प्रोटेक्शन लेते हो अगर आपका कुछ अलग फॉर्मूला है उस चीज का। अब सेम चीज अगर कोई, नाउ डोमिनोज स्टारबक्स इज अ वेल नोन ब्रांड, हमें बता, मैंने बोला आप लोग सब समझ गए, कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट थिंग इज दिस। दूसरा, अगर कोई भी XYZ कंपनी इस चीज को, इस फॉर्मूले को क्या कर ले, कॉपी कर ले एंड स्टार्ट डूइंग, मतलब उस चीज को मैन्युफैक्चर कर लिया, ठीक है। ऐसे ही स्टारबक्स ने फ्रैपेचिनो करके वो एक लाया था, तो किसी और कंपनी ने क्या किया, उस चीज को कॉपी करके, मुझे कंपनी का नेम अभी मेमोराइज नहीं हो रहा है, तो उसने क्या किया, उसका उस चीज को स्टार्ट कर दिया। अब जब इसको, इसका कोई ऐसा पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट व्हेन स्टारबक्स कंपनी या उसके एजेंट्स को ये इंफॉर्मेशन हो जाए 3 इयर्स तक, तब तक ऐसा एज सच कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं है। क्यों पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं है, जब तक पता ही नहीं होगा कॉज ऑफ एक्शन कैसे अराइज होगा, राइट, यस यस, फ्रॉम द डेट ऑफ द नॉलेज 3 इयर्स का टाइम है। अब जब स्टारबक्स को पता लगा तो वो क्या करेगा, खुद सोचो, वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट को बोलेगा कि दिस XYZ कंपनी ने मेरा फॉर्मूला क्या किया है, कॉपी किया है, और मुझे उस वजह से लॉस हो रहा है, इतना डैमेज हो गया है, सेम चीजें मार्केट में लोगों को क्या हो रहा है, दे आर बीइंग फ्रॉड, उनको हम, हाँ, चीटेड, दे आर बीइंग चीटेड। तो वो क्या बोलेगा कि एक तो आप इंजंक्शन पास करो, दूसरा पास ओवर मीन्स जो उन्होंने प्रोडक्शन करी है, जितनी बच भी गई है सबको सीज करके खत्म कर दिया, एंड नो, हाँ, एंड नो मोर प्रोडक्शन। तो जब इंजंक्शन पास होगा, इंजंक्शन तो आपका ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स होगा, अभी एडजुडिकेट नहीं हुआ है पूरा, तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स कोर्ट विल से अभी जब तक एडजुडिकेशन नहीं होता तब तक आप क्या करोगे, आप प्रोड्यूस नहीं करोगे, ना ही आप कुछ करोगे। अब क्या होता है, वो कुछ नहीं करेंगे, प्रोसीडिंग्स चलती रही, एंड में डिसीजन आ गया कि यस, स्टारबक्स का जो मटेरियल है, एसेंस है, वो फॉलोड हुआ गया है। अब कोर्ट क्या बोलेगा एंड में, जितने भी मटेरियल्स हैं वो सीज करे जाएंगे, आप उनको मार्केट में नहीं बेच सकते हैं। सेकेंडली वो क्या बोला जाएगा कि उसका कंपनसेशन दो जितना लॉस हो गया है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट अगर आप कभी लाइव लॉ या ऐसा फॉलो करते होंगे, आपको हर सेकेंड डे में एक आईपीआर का केस जरूर मिलता होगा। सो इंजंक्शन का ना, अगर रियल एसेंस जानना है, वो कहाँ पे है, इंजंक्शन, ये आईपीआर में। मैंने उस दिन आपको अशोक कुमार ऑर्डर का भी बताया था, ठीक है, उस टाइम आपको एकदम न्यू लग रहा होगा कि एकदम न्यू है, बट दैट इज वेरी वेरी, स्टारबक्स का क्या हुआ, हाँ, वो नेम भी कर देते हैं ऐसे, ठीक है, एग्जैक्टली, लाइक एक पेप्सी ऐसे हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल कोई, तो मतलब ये क्या करते हैं, नेम्स को भी थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे, हाँ, ताकि लोग जो है ना, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक IAS की कोचिंग है, वाजी राम्स, जो अच्छी वाली है, कौन सी है, वाजी राम्स। अब सी हम भी कंफ्यूज हैं कि राव है या राम है, ठीक है, हम भी कंफ्यूज है, तो वो रखा ही इसलिए गया है, वो रखा ही इसलिए गया है कि लोग कंफ्यूज हो जाए।
हम लोग जो इस डिपार्टमेंट से भी हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी हैं, उसके बाद भी हम लोग कंफ्यूज है। तो जनरल पब्लिक जिनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इतनी, द लेमैन, वो क्यों नहीं कंफ्यूज होंगे? वो भी कंफ्यूज होंगे। ठीक है, सो ये चीज वो है। अब मैं आपको कुछ मैं आपको स्पेशल टाइप ऑफ इंजंक्शंस भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, एंटी सूट, एंटल पिलर, जॉन्डो एंड मार्वेयर, ये इंजंक्शंस भी कोर्ट में बहुत यूज होते हैं, राइट। एंटन पिलर, ये एक केस से आया था, विच इज एंटन पिलर केजी एमएफजी प्रोसेस लिमिटेड। यहां पे कोर्ट क्या है, ऑर्डर करता है डिफेंडेंट को टू गिव द परमिशन टू प्लेंटिफ टू एंटर द प्रेमिसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफेंडेंट। और जनरली क्या है, एक्स पार्टी, एक्स पार्टी मतलब एक पार्टी आई है, दूसरी पार्टी नहीं आई है, राइट। प्लेंटिफ इज देयर, डिफेंडेंट इज नॉट देयर। मतलब क्या हुआ इसका, ये हुआ फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक डिस्प्यूट अराइज हुआ है बिटवीन ए एंड बिटवीन बी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, कुछ पेपर्स, अकाउंट पेपर्स के ऊपर डिस्प्यूट अराइज हुआ, एंड वो अकाउंट पेपर्स किसके पास है, डिफेंडेंट की पोजेशन में है, उसके ऊपर डिस्प्यूट अराइज हुआ, या सेल डीड मान लो, सेल डीड के ऊपर अराइज हुआ है, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी किसके पास होनी चाहिए, किसके पास नहीं। वो पेपर्स सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट के पास है, प्लेंटिफ के पास नहीं है। अब प्लेंटिफ को, ही इज द अग्रीव्ड पार्टी, ही इज गोइंग टू द कोर्ट। अब डिफेंडेंट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो मतलब एक्स पार्टी ऑर्डर मिलेगा, बट उसको ये है कि कहीं वो आगे सेल ना कर दे किसी को। अगर आगे सेल कर दिया तो केस क्या हो जाएगा, सूट विल बी इनफ्रक्चुअस, मतलब कि यूजलेस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेंटिफ ये मांग सकता है कोर्ट से कि आप मुझे ये अलाउ करो कि मैं डिफेंडेंट के घर जाऊं और मैं तलाशी करूं उन पेपर्स की, क्योंकि अगर प्लेंटिफ खुद जाता है, क्या डिफेंडेंट अलाउ करेगा? नहीं। बट अगर कोर्ट की परमिशन होगी फिर वो जाता है, इट विल बी अलाउड, बट दैट विल ओनली बी अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफेंडेंट, मतलब डिफेंडेंट की निगरानी के अंडर होगा। एक्स पार्टे इंजंक्शन के बारे में अगर आपको मैं बता दूं, जैसे आपको एक्स पार्टे पता है, एक पार्टी आई दूसरी पार्टी नहीं आई, ये बहुत ही रेयर केस में दिया जाएगा, क्योंकि आपने एक पार्टी को सुने बिना ही दूसरी पार्टी के लिए इंजंक्शन दे दिया, राइट। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है दैट वो तीन एसेंशियल्स कोकोला केस के, प्राइम फेसाई है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, एंड तीसरा इरेपेरेबल इंजरी है, तो कोर्ट दे देगा, ठीक है। बट एक बार दे दिया, रूल 3 ऑफ ऑर्डर 39 सेज कि ऐसा इंजंक्शन देने के बाद विदिन 30 days पार्टीज हैव टू अपेयर। ठीक है, एक बार तो इंजंक्शन दे दिया, 30 days के अंदर अंदर पार्टीज हैव टू अपेयर, कोर्ट को ब्रीफ करना, एंड देन कोर्ट विल गिव द फर्दर इंजंक्शन। इंटरिम का मतलब क्या है, कुछ पीरियड के लिए, कुछ पीरियड के लिए, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंटरिम, एक्स पार्टे इंजंक्शंस आर दिस। सो ये 30 days के अंदर आप जाओगे, आप बताओगे कोर्ट को, एंड दैट एक्स पार्टे पार्टी ऑल्सो हैज टू अपेयर। फिर भी अपेयर नहीं कर रही है तो उसका फॉल्ट है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मार्वे इंजंक्शन। अब अगर हम इस केस में देखें, ये आया था मार्वे कंपनी नवेरिया एसए वर्सेस इंटरनेशनल बैंक कैरियर। यहां पे क्या हुआ था, दिस ऑल्सो काइंड ऑफ अ इंटरिम इंजंक्शन व्हिच रिस्ट्रेन्स डिफेंडेंट फ्रॉम डिस्पोजिंग द एसेट्स, राइट। मतलब ये भी एक्स पार्टे है, सेम चीज है, बट ये असेट के लिए हो गया, ठीक है। कुछ चीजें, असेट कैन बी योर प्रॉपर्टी विच कैन बी योर मूवेबल प्रॉपर्टी, विच कैन बी योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो आपके लिए असेट हो, जो आपके लिए वैल्यूएबल चीज हो, चाहे वो बैंक के लॉकर में पड़ा हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो आपकी कोई भी चीज हो, आप अगर वो चीज आपके डिस्प्यूट में है ना, तो कोर्ट बोल देगा कि आगे सेल नहीं करना जब तक ड्यूरेशन ऑफ द पेंडेंसी चल रही है। एक टीपीए में सेक्शन भी आता है आपका, जहां पे ये बोलता है नथिंग न्यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। A particular section is there, section 52 is there, that nothing new shall be introduced during the pendency of the suit. अगर सूट इज पेंडिंग, उस दौरान आप किसी को सेल नहीं कर सकते। तो दिस इज द सेम कंसेप्ट। सर्टेन इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स आर आल्सो देयर ना, तो वो भी सेल के लिए नहीं, सी दिस इज द ऑर्डर। और यहाँ पे कुछ इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स हैं, जो रूल 6 है वो बोलता है पावर टू ऑर्डर द इंटरिम सेल, सिर्फ कुछ ड्यूरेशन के लिए सेल बोल दिया। फिर 7 है कि कोई इंस्पेक्शन करना, ठीक है। यहाँ पे आपको
एक बेसिक रूल दे दिया, बट दे आर सर्टेन इन्वेंशंस ऑफ जुडिशरी। उसके बाद 8 में 9, 10 ये सारे आपका इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स है, जो भी छोटे पीरियड के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज जॉन डो ऑर्डर्स। इसको हम इंडिया में बोलते हैं अशोक कुमार ऑर्डर्स। और इसका रीजन भी मैंने उस दिन बताया था क्लास में। ये होता है क्योंकि ये तो जॉन डो ऑर्डर्स जो है, ये ऑर्डर्स कहाँ के हैं? इन्वेंशन इज ऑफ इंग्लैंड। वहां पे क्योंकि जॉन जो एक वर्ड है बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, इसलिए इन ऑर्डर को जॉन डो ऑर्डर्स कहा गया था। और इंडिया में ये दिल्ली हाईकोर्ट के जुडिशरी का इन्वेंशन है। दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इसको इंट्रोड्यूस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इंडिया में ये मानते हैं कि अशोक कुमार वर्ड जो है, मतलब पूरा ऐसे ही अशोक कुमार, मैक्सिमम लोगों का यही नाम है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रख दिया अशोक कुमार ऑर्डर। वहां पे जॉन इज द नेम जो बार बार और जो भी मैंने आपको आईपीआर का एग्जांपल दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल स्टारबक्स को लग रहा है कि कोई मेरा ये यूज कर रहा है, अगर तो उसको अग्रीव्ड ये डिफॉल्टिंग पार्टी पता है तो वो लिख देगा वर्सेस दिस। बट अगर उसको पता ही नहीं है कि कौन है पार्टी, तो क्या लिखेगा? तो वो लिखेगा अशोक कुमार। अशोक कुमार मीन्स अननोन पर्सन, ब्रैकेट में अननोन। दिस इज द फॉर्मेट। और ये मैक्सिमम आपका आईपीआरसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में यूज्ड होता है। और एक्स पार्टी तो ये भी लगेगा ही। तो इन केसेस में क्या होता है, जब प्लेंटिफ जाता है वो बोलता है आई डोंट नो, अशोक कुमार ऑर्डर मुझे चाहिए है, तो कोर्ट क्या करता है? एक रिसीवर अपॉइंट करता है। रिसीवर क्या करता है? जहां जहां पर उसको डाउट होता है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन आई है, वहां पे जाके छानबीन करता है। छानबीन करके जहां से उसको मिल जाता है, काइंड ऑफ रेट लगाते हैं, पुलिस ऑफिसर्स के साथ जाते हैं, काइंड ऑफ रेट लगती है, अगर वो मटेरियल मिल जाता है दैट इज सीज्ड ऑफ, ठीक है, एंड देन वो कोर्ट को वापस इंटीमेट करता है। फिर डेट लगती है, देन द डिफेंडेंट हैज टू अपीयर, क्योंकि अभी तक तो पता ही नहीं डिफेंडेंट कौन है, तो डिफेंडेंट ढूंढेगा कौन? रिसीवर ढूंढता है, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन पे वो ढूंढता है। जब मिल गया उसके बाद तो फिर ही हैज टू अपीयर। अगर वो अपीयर नहीं करता है तो फिर कॉस्ट ही लगेंगी उसको, राइट। सो ये कुछ आपके स्पेशल काइंड्स ऑफ इंजंक्शंस है। थोड़ा सा इंजंक्शन पे ये देख लेते हैं कि जब हम एसआरए में डील करते हैं तो 36 आपको ये बताता है कि इंजंक्शंस कैन बी बोथ टेम्परेरी एंड परपेचुअल। अगर टेम्परेरी है, टेम्परेरी जो है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स होता है एंड इट इज नेवर ऑन द मेरिट्स। मेरिट्स पे कभी भी नहीं होता, मेरिट्स मतलब एविडेंसेस पे कभी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 3 आपके प्राइमा फेसाई, यस, सिर्फ आपके 3 रूल्स होते हैं। प्राइमा फेसाई, पढ़ने के बाद कैसा लग रहा है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इररिपेरेबल इंजरी, दैट दीज 3 थिंग्स, बाकी एविडेंसेस लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये तब तक लागू रहता है जब तक कोर्ट कैंसिल ना कर दे या जब तक नेक्स्ट ऑर्डर ना आए, या अगर जो ड्यूरेशन दे रखा है तब तक। बट अगर हम इसकी टेम्परेरी इज इन सीपीसी, राइट। और अगर हम परपेचुअल की बात करें तो वो कहां पे है? एसआरए में। 37 में इसका डेफिनेशन भी है, ठीक है। ये क्या होता है? ये मेरिट्स पे होता है, क्योंकि पूरे प्रोसीडिंग्स में क्या है, एविडेंसेस आ चुके हैं, कोर्ट को पता है कि स्टारबक्स को रोकना है या दूसरी कंपनी को रोकना है, डोमिनोज को रोकना है या किसको रोकना है। दैट इज अ परमानेंट इंजंक्शन, जिसको हम परपेचुअल भी बोलते हैं, दिस इज द बाइफर्केशन कि व्हाट इज परमानेंट, व्हाट इज टेम्परेरी, व्हाट इज परपेचुअल, ठीक है। एक और टाइप होती है विच इज योर मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है कि आपको कंपेल किया जाता है। ये किसमें है? इट इज इन सेक्शन 39 ऑफ एसआरए। यहां पे आपको कंपेल किया जाता है टू डू सर्टेन थिंग व्हेन देयर इज ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन। नाउ व्हाट इज द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन इज समथिंग जो एसआरए के सेक्शन 2 क्लॉज ए में बताया गया है। एक भूखा है, ठीक है, आप उसको खाना नहीं दे रहे हो, ऑब्लिगेशन तो आपका तब भी है उसको खाना देना, but that is a moral obligation, not legal obligation. So here the obligation means legal obligation, right? तो अगर आपने ऐसे लीगल ऑब्लिगेशन को क्या किया है, वॉयलेट किया है, उसके बाद इफ यू गो टू द कोर्ट कि कोर्ट को कंपेल करना पड़े कुछ डू समथिंग,
कुछ करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो गार्बेज का एग्जांपल दिया कि अगर गार्बेज को उठाने के लिए कोर्ट बोल रहा है तो कोर्ट क्या कह रहा है, बोल रहा है दैट इट इज योर ड्यूटी, क्योंकि आपका एडजेसेंट में है तो आपकी ड्यूटी है कि आप उठाओगे। तो कोर्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपेल कर रहा है पार्टी को टू डू सर्टेन थिंग व्हेन देयर इज ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन। क्लियर, दैट इज मैंडेटरी इंजंक्शन। अब एक होता है इंटरिम वे में भी, जैसे कि इंटरिम आपका इंजंक्शन टेम्परेरी है, ऐसे इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन भी है। और इस पे भी शॉर्ट नोट्स बहुत आते हैं आजकल, अब इसी पे शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये न्यू टर्म है, इंटरलोकेटरी मैंडेटरी इंजंक्शन। इसमें एक 2019 का केस आया था, हामिद अहमीद वर्सेस अब्दुल मजीद, ये लैंडमार्क केस है, ठीक है। यू कैन साइट जब भी आप इसके लिए क्लेम करो। यहाँ पे उन्होंने बोला गया था कि इंजंक्शन का हमें पता है 3 चीजें हैं, प्राइमा फेसाई, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इर्रिपरेंट इंजरी। सिर्फ ये देखने से काम नहीं चलेगा, समथिंग मोर स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांसेस यू हैव टू शो, एंड दोनों पार्टीज को हियर करने पर। तो यहाँ पे एक्स पार्टे जनरली नहीं मिलता है, एक्स पार्टे नहीं मिलेगा जब तक आप दोनों पार्टीज को हेयर नहीं करोगे, तब तक आपका नहीं होगा। तो द एंड डिस्कशन इज, आपके 3 क्राइटेरियाज हैं, वो आपको फुलफिल करने हैं। टेम्परेरी के लिए आप सीपीसी में जाओगे, परपेचुअल के लिए आप कहाँ जाओगे, एसआरए में जाओगे। और 41 में क्या था, इंजंक्शन, मैंने आपको पूरा क्लॉज वाइज क्लॉज बढ़ाया था। 41 में इंजंक्शन कब रिफ्यूज होता है ना, याद आ गया। 41 में कब इंजंक्शन रिफ्यूज होता है, कब इंजंक्शन मिलना है, 38 में मिलना कब है, 38 में, रिफ्यूज 41 में। और आप इंजंक्शन के साथ साथ डैमेजेस भी ले सकते हो, क्योंकि आप प्रिवेंटिव, अपने आप से प्रिवेंट कर रहा है ना पार्टी को, ये नहीं करना। प्रिवेंटिव रिलीफ ही तो हुआ, प्रिवेंटिव प्लस डिस्क्रिशनरी, दोनों चीजें। प्रिवेंट, व्हाट इज प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब ये है ना कि आप रोक रहे हो, दैट इज व्हाट, जब मैंने आपको डिसीजन इसका डेफिनेशन बताया, टू डू सर्टेन थिंग और नॉट टू डू, दैट इज